के शुरू करते हैं लास्ट वीक का जो कुछ भी है हमारा करंट अफेयर में। अब इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो भी रिसेंटली 18th लोकसभा का गठन हुआ, यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। टॉपिक डालो 18th लोकसभा। तो आप सभी लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली हमारे देश में जो लोकसभा का गठन हुआ है वो कौन से नंबर का है? 18th है, ठीक है ना। अभी 17th लोकसभा समाप्त हुआ। तो इस 18th लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन हुआ, इसका जो पहला सत्र हुआ, जो फर्स्ट सेशन हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई? 24 जून 2024 को इसके पहले सत्र की शुरुआत हुई, ठीक है ना। तो लिखना कि फर्स्ट सेशन स्टार्टेड ऑन 24 जून 2024। पहले सत्र की शुरुआत 24 जून 2024 को हुई। पहले सत्र की शुरुआत 24 जून 2024 को हुई, ठीक। अब इस 18th लोकसभा में जो हम फर्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? जनरली इस सेशन में आपने ये देखा कि ये मेनली एमपीज वगैरह के ओथ वगैरह से रिलेटेड था, ठीक है ना। शपथ वगैरह दिलाए गए या फिर स्पीकर वगैरह का चुनाव किया गया, यही सारी चीजें हुई ना। तो इन चीजों से रिलेटेड अब हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 जो आपके स्पीकर का पोस्ट आता है ना, स्पीकर क्या होता है? लोकसभा की अध्यक्षता करने वाला, इस पद को आप स्पीकर कहते हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पीकर का पद आ रहा है वो कौन से आर्टिकल से आ रहा है? 93 से आ रहा है, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे आर्टिकल 94 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 94 देखना क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मम्मा पॉइंट है। मुझे आपको बातें करनी है, अभी जो मेरी क्लास चल रही है। एक काम करती हूँ, मैं बंद कर लेती हूँ। ठीक है, तो जो आर्टिकल 94 है वो क्या कहता है? यहाँ पे ना स्पीकर के टर्म से रिलेटेड पॉइंट है। देखो कि ये क्या कहता है कि जब भी हमारे यहाँ पे नई लोकसभा का गठन होगा, तो नई लोकसभा के गठन के बाद उसके फर्स्ट सेशन के शुरू होने से पहले, ठीक है ना, बिफोर फर्स्ट सेशन, उसके फर्स्ट सेशन से शुरू होने से पहले क्या होगा कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो कि लोकसभा तो पहले ही भंग हो गया था, लेकिन अगर आप लोकसभा स्पीकर के पोस्ट की बात करोगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 क्या कहता है कि लोकसभा का स्पीकर का पद कब समाप्त होता है? कि जब नई लोकसभा की चुनाव होती है उसके बाद जो पहला सेशन शुरू होने वाला होता है, तो उससे पहले, ठीक है ना। अब इसी आर्टिकल 94 में एक पॉइंट और क्या है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब इसका पद समाप्त हो जाएगा तो स्पीकर एब्सेंट हो जाएगा। तो इस केस में अब जब स्पीकर नहीं है तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, वो किसी एक पर्सन को क्या अपॉइंट करेगा? स्पीकर अपॉइंट करेगा, जो फिलहाल उस वैकेंट टाइम को फुलफिल कर सके, ठीक है ना। जो भी वैकेंसी आई है उसको फुलफिल कर सके। तो इसी चीज को हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्पीकर प्रोटम कहते हैं, है ना। इसी चीज को हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्पीकर प्रोटम कहा जाता है। तो आप आर्टिकल 94 में देख रहे हो कि स्पेशली इस पोस्ट का मेंशन नहीं है, स्पीकर प्रोटम, ठीक है ना। लेकिन जो इस पोस्ट का सेंस आ रहा है ये 94 आर्टिकल को पढ़ के वो किसके लिए आ रहा है? स्पीकर प्रोटम के लिए आ रहा है। तो अभी जब तक परमानेंट स्पीकर चुन के नहीं आएगा तब तक अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा की? स्पीकर प्रोटम करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस बार जो स्पीकर प्रोटम बनाए गए थे, ठीक है ना, वो किन्हें बनाया गया था? तो बी मेहताब, जो बी मेहताब है, इस बार इनको प्रोटम स्पीकर चुना गया था 18वीं लोकसभा में, ठीक है ना। तो बी मेहताब वॉज अपॉइंटेड एज स्पीकर प्रोटम इन 18th लोकसभा।
बी मेहताब अपॉइंटेड एज स्पीकर प्रोटम इन 18th लोकसभा। ये नाम सुना था आप लोगों ने? अच्छा, तो यही इस बार के स्पीकर प्रोटम थे। ना? ये लिख लोगे तो बता भी देना। अरे बात वो किया कर जिसमें सेंस हो। क्या है यार, मतलब कुछ भी। तू कल को कहेगा आप ही निकल जाओ क्लास से, तो ये कोई बात थोड़े हुई मतलब। कुछ चीजों का तो, कुछ चीजों का रहना बनता है ना, रहना पड़ेगा। चलो ये हो गया आप लोगों का, ये पॉइंट समझ गए आप। तो इस बार जो स्पीकर प्रोटम चुना गया, किसे चुना गया? बी मेहताब को। अब यहाँ से देखो कुछ क्वेश्चंस बनते इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्पीकर प्रोटम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो लिखना है कि स्पीकर प्रोटम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। स्पीकर प्रोटम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो ये, अगर आप स्पीकर पे आओगे, यही चीज आप स्पीकर पे आओगे तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी। समझ आई बात? जो कि अभी थोड़ी देर में बता भी रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना? ये मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? स्पीकर प्रोटम की बात कर रहा हूँ। और स्पीकर प्रोटम को ओथ भी लेना होता है, तो इसे ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, राष्ट्रपति। तो लिख लो इस पॉइंट को। ओथ ऑफ स्पीकर प्रोटम, स्पीकर प्रोटम का शपथ बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, किसका इलेक्शन? क्या पूछा था? अरे रुक जा यार, आन तो दे यार। अरे टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हें लगे कि अगर कुछ पूछने की आवश्यकता है तो पूछ लेना। हाँ जी, ये लिख लिया। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि अभी स्पीकर प्रोटम का काम क्या रहता है, मतलब इसको किस लिए चुना जाता है। तो अब ये आगे आपने देखा क्या क्या करता है कि जो एमपीज वगैरह होते हैं, जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज होते हैं, उनको शपथ दिलाता है। दिलाता है ना? तो आप अगर इन एमपीज के शपथ की बात करो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 99, यहाँ पर आपका आता है ओथ ऑफ एमपीज। ठीक है ना? ये जो शपथ वगैरह होता है एमपीज का, ये किस आर्टिकल के अंदर आ जाता है? भाई आप लोग एक तो टाइम मैनेज करो आने का, इतना इतना लेट आना ठीक नहीं है। जल्दी बैठो फटाफट। आराम से पढ़। लिख लिया क्या? अरे क्या हुआ? अभी लेट डाउट क्यों पूछ। आए हो तुम लोग? अभी नहीं बाद में पूछना है, पक्का है। पढ़ाने के बाद पूछना है। टाइम से आना चाहिए था ना। पक्के हैं। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, उनको डांट पड़ती है। चले जाना। साउंड कैसा? आप चाहिए तो लोग अगर किसका इधर है, अगर अच्छा नहीं लग रहा था। ये किसका उठा रही है? अरे ये किसका ऑनलाइन, ये अपना माइक ऑफ करो भाई। दो पड़े थे, इसमें से एक उठा लेंगे। हाँ, तो इसका मैं पूरे घर की कहानी यहाँ सुना रही हो।
चलो आगे देखो, आर्टिकल 99 मैंने क्या कहा, इसमें क्या आता है, ओथ ऑफ एमपीज आता है, ठीक है ना, इसमें आपके एमपी का शपथ आता है। तो क्या है कि एमपी का शपथ लेना क्यों जरूरी होता है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 104 ही कहता है कि अगर कोई एमपीज वगैरह शपथ नहीं लेता और अगर वो वोटिंग जैसे काम करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर उसको कितने रुपए का पेनाल्टी देना पड़ता है, 500 रुपए का पेनाल्टी देना पड़ता है। चलो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल ओथ लेना बहुत जरूरी होता है, तभी आप वोटिंग के राइट रखते हो, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस है, कि मान लो कि अगर कोई सीओएम में मेंबर है और उसको चांस मिलता है कि वो 6 मंथ के अंदर राज्यसभा या लोकसभा से चुन के आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसे मेंबर्स वोट कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन है यहाँ पे। अदरवाइज अगर कोई एमपी है, मतलब चुना गया है, और वो शपथ नहीं लेता है और फिर भी वोटिंग जैसा काम करता है, तो उसके लिए पेनल्टी का कितना प्रावधान है, 500 रुपए का, आर्टिकल 104 के अंतर्गत। तो यही सारा शपथ दिलाना इसका काम, ठीक है। अब देखो, इसी लोकसभा के चुनाव के बाद जो आप प्रेसिडेंट देखोगे, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन का डेट डिसाइड करता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन का डेट डिसाइड करेगा। अब इस दिन फिर स्पीकर के लिए चुनाव होगा, ठीक है ना। और स्पीकर को किनके द्वारा चुना जाता है, अगर आप लोकसभा स्पीकर की बात करोगे, तो ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा के ही द्वारा चुना जाता है ना। तो लिखना, लिख लो इस पॉइंट को, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वो अपने में से ही किसी एक को चुनते हैं, ठीक है। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। हाँ, कर रहे हैं, बताओ। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है ना यहाँ तक सारा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमारे देश के जो स्पीकर चुने गए, जो अभी करंट स्पीकर, वो किनको चुना गया, वो स्पीकर प्रोटम है। मैंने क्या बोला, वो टेम्परेरी स्पीकर। आप चीजों को पहले सुनो ढंग से, ठीक है। तो अभी जो करंट स्पीकर चुने गए, ओम बिरला ही चुने गए, ओम बिरला। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ना इंडिया की हिस्ट्री में 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई इलेक्शन, मतलब जब किसी को स्पीकर के पोस्ट के लिए नाम दिया गया, कैंडिडेट बनाया गया, तो उसके अगेंस्ट फिर अपोजिशन ने भी क्या किया, अपना कैंडिडेट खड़ा किया। ऐसा पिछले 50 साल में पहली बार हुआ है कि इलेक्शन, मतलब तो कोई अपोजिट में भी कैंडिडेट खड़ा था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने तरफ से कैंडिडेट किसे बनाया, ओम बिरला को। देखो पहले क्या होता था, पहले इन लोगों ने सदस्य चुन लिया कि ये बंदा क्या है कि स्पीकर हम बना रहे हैं, तो बस उसके सपोर्ट में फिर वोट हो जाता लोकसभा के अंदर, कि अपना 50% प्लस वोट पड़ गया, मेजोरिटी वोट पड़ गया, इसका मतलब सब तैयार है कि ये स्पीकर होना चाहिए। अब पिछले 2 बार से तो वैसे ही क्या था कि आप देख रहे हो कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसका पूरा का पूरा मेजोरिटी था अकेले का। तो वो तो समझ लो फिर वोटिंग भी क्या ही था, मतलब नाम का था, जरूरत ही नहीं थी किसी अपोजिट कैंडिडेट की। वो तो अंडरस्टूड था कि अगर इस बंदे का नाम अगर ये पार्टी लेगा, तो वही क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा, ठीक है ना। तो 50 साल में पहली बार जो मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, तो जो अपोजिशन का जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था स्पीकर के रूप में, वो कौन थे, के सुरेश, ठीक है ना। ये अपोजिशन के जो इंडिया ब्लॉक है, उसके कैंडिडेट थे ये, है ना, के सुरेश को। तो 50 साल बाद है कि कोई अपोजिट कैंडिडेट भी स्पीकर के चुनाव में था, है ना। और यहाँ से फिर जीत के आए हैं ये, जिनका नाम है ओम बिरला, जो कि अभी करंट में स्पीकर बने हैं। समझ आ गई बात। अच्छा देखो, अब इन के सुरेश की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, एक डिस्प्यूट और है पीछे, जो इस बार उठा, मतलब की, ठीक है ना। अब ये डिस्प्यूट क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो स्पीकर प्रोटम थे, वो कौन चुने गए थे, बी मेहता। देखो पार्लियामेंट में ना एक रूल है,
ठीक है ना। रूल नहीं कह सकते, ट्रेडिशन कह सकते हैं। पार्लियामेंट के रूल्स तो खैर अलग चीज है, लेकिन पार्लियामेंट में आज तक एक ट्रेडिशन चलता आया। क्या ट्रेडिशन चलता आया? जो आपका स्पीकर प्रोटम होता है जो आपका स्पीकर प्रोटम होता है, वो अक्सर किसे चुना जाता है? एक सीनियर मोस्ट मेंबर को। ठीक है ना। जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना सदन का, उसको जनरली क्या किया जाता है कि स्पीकर प्रोटम चुना जाता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। ठीक है ना। ये एक संसद में आज तक एक ट्रेडिशन चलता आया है। ऐसा ना तो कहीं संविधान में मेंशन किया गया है, और ना ही ऐसा कोई चीज किसी लॉ से है, स्टैट्यूटरी है, कि आप सीनियर मोस्ट मेंबर को ही क्या बनाओगे? स्पीकर प्रोटम बनाओगे। तो जब इस बार बी मेहताब को स्पीकर प्रोटम बनाया गया, तो अपोजिशन ने ये कहा कि आपको के सुरेश को बनाना चाहिए था स्पीकर प्रोटम, क्योंकि अभी सदन में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं वो के सुरेश है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि वो बीच में 2 बार हारे भी थे चुनाव। तो इस बेस पे हमने क्या किया है कि बी मेहताब को ही स्पीकर प्रोटम बनाया है। लेकिन इस तरह से स्पीकर प्रोटम बनाए जाना ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को ब्रेक किया गया है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि अपोजिशन ने इस चीज को लेके भी आवाज उठाया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि ये संविधान का ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ठिकाना जो भी है। ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात यहाँ पे जनरली क्रिएट नहीं होती। ठीक है ना, ये चीज है। बाकी देखो, एमपीज के ओथ के ही दौरान बहुत सारे कुछ डिस्प्यूट भी खड़े हुए। लाइक जैसे ओवैसी, आपने सुना होगा कि संसद के ही अंदर ओथ के बाद जय फिलिस्तान के नारे वगैरह लगा दिए। उसके बाद कुछ अदर एमपीज भी थे, फिर वो भी, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो भी हिंदू राष्ट्र वगैरह पता नहीं क्या क्या, मतलब ये विवाद हो गया मतलब। ठीक है ना। तो ऐसे समारोह में ये अननेसेसरी चीजें भी ठीक नहीं होती। ठीक है ना। तो ओवैसी ने जय पैलेस्टीन कहा, चलो ठीक है, आप कुछ भी सपोर्ट करते हो वो अलग बात है मतलब, लेकिन आप पार्लियामेंट में हो तो ये अनएथिकल है आपके लिए, किसी कंट्री के लिए ऐसे आवाज उठाना। ठीक है ना। तो इसे अनएथिकल ही माना जाएगा। तो काफी ज्यादा ट्रॉल भी किया गया उस पर्सन को, ओवैसी को। ओवैसी को जानते हो ना? हैं? कितनों को पता है? नाम नहीं सुना इसका? हैदराबाद से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है। और इसकी पार्टी का नाम एमी में है ना, देखा होगा आपने। ये जो पार्टी है इसकी भी एक अलग ही कहानी है। ये जो एमिम पार्टी है, ये उन लोगों के द्वारा बनाई गई जो सेपरेटिस्ट थे, जो चाहते थे कि भारत से हैदराबाद अलग होकर रहे, जो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद भारत का भाग हो। ये पार्टी एक अलगावादियों के द्वारा बनाई गई पार्टी थी, सेपरेटिस्ट, जो भारत को अलग करना चाहते, भारत से हैदराबाद को अलग देश के रूप में देखना चाहते थे। और यही जो पार्टी का हेड था, जो सेपरेटिस्ट था, उसने ओवैसी के दादाजी को ये पार्टी दी थी कि लो अब तुम सौंपो, तुम चलाओ। तो इस तरह की तो ये पार्टी है जनरल। खैर, कोई टिप्पणी नहीं है, मतलब आपको मैं बस एक पार्टी का इतिहास बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो इसके बाद ये आपका सारा का सारा स्पीकर वगैरह इन सबके इलेक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, जो भी आपने 18th लोकसभा के दौरान में देखा। ठीक है। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी देखो रिसेंटली क्या है कि पाकिस्तान से कुछ डेलीगेशन डेलीगेशन का जम्मू एंड कश्मीर आना हुआ। ठीक है। तो इस चीज को जरा समझते हैं कि ये लोग क्यों आए। ठीक है। ये इनका आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किस काम से आए मतलब। ठीक है ना। तो उससे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है, आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है। ये स्टैटिक पार्ट कह लो या फिर जो भी पैक्ट वगैरह उससे रिलेटेड। ठीक है। तो ये क्यों आए थे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, जरा जानते हैं। ओके। देखो, आप सभी ने सुना होगा इंडस वाटर पैक्ट 1960, सिंधु जल समझौता, सुना है ना?
सिंधु जल समझौता 1960। तो इस टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं और इसी में जानेंगे कि क्यों इनका आना हो इंडिया के अंदर। ठीक है, ये जो आप इंडस वाटर पैक्ट देख रहे हो, आप सभी जानते हो कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म हुआ, एक देश बना पाकिस्तान। ठीक है, अब इन पाकिस्तानियों को पता था कि हम तो भाई गंदी हरकतें करेंगे, मतलब पहले ही पता था इनको। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि पानी के ऊपर कुछ जोर डाला जाए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया के मैप को, ये आप इधर ये मैप देखोगे तो पाकिस्तान में इंटर करने वाली ये जो मेन मेन नदियां हैं, आप देख रहे हो, ये सारी इंडिया से होके जा रही है। चाहे आप ये इंडस देख लो, चेनाब देख लो, राबी, ब्यास, सतलुज, जो भी है ना। इधर ये टोटल 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? इंडस, अरे लाइन से आओ, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। राबी, ब्यास और सतलुज, ये अब पूरा ऊपर से नीचे तक लाइन से आए। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये कंसर्न था कि ये सारा का सारा पानी हमारा मेजर तो किस पार्ट से आ रहा है? हिंदुस्तान के ही पार्ट से आ रहा है। कल को कोई बात हो तो पानी ना रोक दिया जाए, मतलब भारत के द्वारा, उसे ये एक कंसर्न था, है ना। तो फिर आप जानते हो पाकिस्तान ने तो यूएस के खेमे को अपनाया ही था, मतलब ठीक है ना, अलग होने के बाद, और यूएस उसको काफी सपोर्ट भी करता था। और वर्ल्ड बैंक में किसका दबदबा था? यूएस का ही दबदबा था। तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत एक पैक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे आप क्या कहते हो? इंडस इंडस वाटर पैक्ट कहते हो, और 1960। तो देखो, इस पैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप इंडस वाटर पैक्ट 1960 के अकॉर्डिंग देखोगे, तो इसमें 80% वाटर का जो राइट है वो किसको मिला हुआ है? पाकिस्तान को। कि इस पूरे जल का जो 80% जल है वो कहाँ जाता है आपका? पाकिस्तान में जाता है। और कितना बच गया? 20%। तो 20% पे किसका राइट है? इंडिया का। मतलब भारत अगर इन नदियों पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह ये कुछ बनाएगा तो वो इतना ही कि सिर्फ 20% जल ही अफेक्ट हो। ठीक है ना, कि 20% वाटर ही अफेक्ट हो, बाकी आपका यहाँ के लिए छोड़ देना होता है। तो इसमें देखो कैसे बांटा हुआ है कि जो आप ये ऊपर के 3 नदी देख रहे हो ना, कौन से? इंडस, झेलम और चेनाब। तो आप इन नदियों को देखोगे, ये आपकी वेस्ट की नदियां हैं। इंडस, झेलम, चेनाब। ठीक है, ये कहाँ की नदियां है? वेस्ट हो गया ना थोड़ा, ये वेस्ट की नदियां हैं। तो जो ये वेस्टर्न रिवर है ना, तीन, इसका पूरा राइट किसे मिला हुआ है? पाकिस्तान को मिला हुआ है। जो ये वेस्टर्न रिवर, इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, वेस्टर्न जो 3 रिवर है, इसका पानी पूरा पूरा कहाँ जाता है? पाकिस्तान को जाता है। ठीक है, और हम जो प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो इन रिवर से बना सकते हैं, जो कौन सी है? राबी, ब्यास और सतलुज, जो कि ईस्टर्न रिवर है। देखो ये ईस्ट में आ गया ना, राबी, ब्यास, सतलुज, अगर वैसे मैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ईस्टर्न रिवर का राइट किसको मिला हुआ है? भारत को मिला हुआ है। इन पे आप प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो इस फैक्ट में एक ये भी बात थी कि हर 5 साल पर पाकिस्तान से एक मतलब डेलीगेशन टीम आएगी और इस चीज का हमेशा रिव्यू करेगी कि कहीं इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बना दिया, या चुपके से कुछ ऐसा हो तो नहीं गया कि पानी अफेक्ट हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों का रिव्यू करने के लिए हर 5 साल पे पाकिस्तान से क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में एक टीम आता है। तो उसी चीज को देखते हुए ये टीम आई यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए कि जो इंडस वाटर पैक्ट 1960 है, इसके नियमों को अभी भी ठीक से निभाया जा रहा है या नहीं निभाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसी ट्रिटी के अंतर्गत है, इसी पैक्ट में है ये। ठीक है, रिव्यू करना या ये आके जांच करना। इसमें से अभी पीछे पास्ट में, मतलब मैंने आपको बताया भी था कि चेनाब रिवर भी काफी चर्चे में रहा। ध्यान है कुछ? क्या? हाँ, जो
अभी पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है वो आपका चेनाब रेल ब्रिज है ना। इस पे अभी ट्रायल हुआ था, मतलब ट्रेन का ट्रायल किया गया था, चेनाब रेल ब्रिज, जो कि हाईएस्ट रेल ब्रिज की कैटेगरी में आता है ये, पूरे वर्ल्ड में है ये हाईएस्ट, चेनाब नदी के ऊपर। चेनाब नदी हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है, एक है चंद्र और दूसरी भागा। ठीक है, चंद्र और भागा, ये दो धाराएं मिलती हैं तो चेनाब का निर्माण होता है। जैसे कि आप जानते हो कि अलकनंदा और भगीरथी मिलने से गंगा बनी, तो इस तरीके से। ठीक है, ये उतार लिया आप लोगों ने, समझ आ गई बात। इन चीजों को ठीक से लिख लेना। चलें आगे, हटाऊं? चलो अब अगला पॉइंट। अभी रिसेंटली केरल के लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह के पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या रेजोल्यूशन पास किया कि केरल का नाम केरल से बदलकर किया जाए केरलम, केरलम नाम। ये अभी रेजोल्यूशन पास किया गया है, किसके द्वारा? केरल के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक है, क्या मांग की है इन्होंने? नाम चेंज करने की, कि नाम क्या रखा जाए इसका, केरल से केरलम रखा जाए। अब इसके पीछे के थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं, ठीक है, ये चीजें क्या हैं और कैसे होंगी अब। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के मात्र रेजोल्यूशन से ये नाम नहीं बदल जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम जो बदलना है वो फाइनली किसके हाथ में होता है? पार्लियामेंट के हाथ में। किसी स्टेट का नाम बदलना वो संसद के हाथ में होता है। ठीक है? तो देखो, ये 1920 की बात है, 1920 की बात है। आप जानते हो केरल में मेजर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, मलयालम वहां पे बोले जाने वाली भाषा है। 1920 में पहली बार यह बात उठी कि मलयाली भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए आप अलग से एक स्टेट का प्रोविजन रखो, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे मलयाली भाषा के लिए इस स्टेट का डिमांड किया गया। ठीक है। ओके, तो अब केरल की अगर आप बात करोगे तो जो केरल का गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इस दिन केरल बना। और बना किस आधार पे? बना भाषा के ही आधार। फैजल अली कमीशन बनाया गया था, फैजल अली आयोग, और उस आयोग के सिफारिशों के बाद ही ये स्टेप था। तो जो केरल का निर्माण, एक चीज मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, सोना है, घर जाके ये काम करना, यहाँ पे वैसे भी बैठने की दिक्कत है। ठीक है, और बातें करोगे तो भी अलाउड नहीं करूंगा, बिल्कुल क्लास से निकाल दूंगा। एकदम डिसिप्लिन में रहना है, पहले बता रहा हूँ। समझ आई बात? पीछे से भी आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सुदूर पीछे। हंस मत। हाँ जी, देखो, तो मैंने क्या बोला कि 1 नवंबर 1956 को केरल बना, और आधार क्या बना इसके बनने का? लैंग्वेज। लेकिन केरल की सरकार का क्या कहना है कि केरल तो इंग्लिश वर्ड है, ये कोई मलयालम शब्द थोड़े ना है, कि मलयालम में ये होता है केरलम। ठीक है ना, तो ये जो नाम चेंज करने का जो बेस बताया गया वो क्या बताया गया है कि लैंग्वेज, के आप मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, केरला नहीं कहते, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब केरला जो ऐसे।
तो इसीलिए आप नाम चेंज करके क्या करो, इसका केरलम करो। ये डिमांड है वहां के गवर्नमेंट। ठीक है। अब आप स्टेट के नाम के चेंज होने की बात करोगे तो हमारे इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं जरा। ठीक है, कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और ये चीजें किस तरह से लागू होती है। ठीक है, कि इसका संवैधानिक प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि अगर आपको किसी राज्य के नाम को बदलना है, अगर आपको किसी राज्य के बाउंड्री को बदलना है, ठीक है, अगर आपको किसी राज्य के एरिया को बदलना है या स्टेट्स को मर्ज करना है या एक स्टेट से नई स्टेट का गठन करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा? पार्लियामेंट। ये संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव के रेजोल्यूशन से ये चीजें नहीं होंगी जब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं होगा और उस पर प्रेसिडेंट के अप्रूवल नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ, ये है कि स्टेट इस तरह के रेजोल्यूशंस को पास कर सकता है, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। और इस तरह की चीजें फिर पहले जाती है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के फिर एडवाइस के बाद ही फिर बाद में उसे क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, मतलब इस तरह के बिल को, अगर ऐसा कुछ चेंज करना है तो। ठीक है। बाकी केरल से रिलेटेड अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे तो केरल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबड़ इन इंडिया। ठीक है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। केरल में आपका कोचीन पोर्ट भी है ना, जो हमारे देश में टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह, 13वां तो अभी कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र के अंदर है 13वां, तो उसमें से एक कोचीन पोर्ट भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है। ठीक है ना। कोचीन पोर्ट है यहाँ पे। और केरल के अंदर एक लेक है जिसका नाम है वेम्बानद। वेम्बानद लेक है जो कि लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, वेम्बानद, केरल के अंदर लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, पूरे भारत की सबसे लंबी झील है और ये नौका रेस के लिए खूब फेमस है यहाँ, बोट रेसिंग के लिए भी जाना जाता है इसे। ठीक है। अभी बाकी ये तो खैर आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पहले ये जियो का स्टेप रहा, फिर हो गया इतना काफी इसमें आपके लिए। आपको पता है कि पहले ये जियो का स्टेप रहा, फिर उसके बाद एयरटेल और वोडा वगैरह सबने मतलब कि तुरंत स्टेप ले लिया कि जो टैरिफ है उसमें कितना हाइक होना है अब, 25%, मतलब आपके जो रिचार्ज वगैरह ये सारे 25% महंगे हो जाएंगे। और अभी रिसेंटली मतलब कि गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी कराया था, मतलब ठीक है ना। खैर वो उतना हाईलाइटेड था नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। तो 25% जो है सो अब बढ़ा दिया गया है, रिचार्ज महंगा हो जाएगा आपका। ठीक है। इंटरनेट भी आज के टाइम पे जैसे कि लगता है कि जो होता है ना, पोवर्टी में पहले 3 चीजों को जोड़ते थे, फूड, शेल्टर, क्लोथ, अब इसमें कहीं ना कहीं एक इंटरनेट भी जुड़ गया है, क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है ये। ठीक है ना। आपको अब कुछ भी जानना होता है तुरंत इसी पे चले जाते हो। कभी जब ये हमारे देश में एंट्री मारा, ये वाईफाई वगैरह जैसी चीजें जो आप देखते हो, ये लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी ना होने की वजह से इतने बड़े बड़े कांड झेलने पड़े देश के अंदर कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब सन 2008 में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद, आप लोगों ने सुना होगा कि बिल्कुल सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बहुत भयंकर लेवल के, मतलब। और ये जो सारे के सारे ब्लास्ट थे ना, इसमें सिर्फ एक ईमेल आया कि रोक सको तो रोक लो, 5 मिनट में काम खत्म कर देंगे, मतलब इंडियन मुजाहिदीन का। तो इन्होंने जो ईमेल भेजा था, कैसे भेजा था, ये यहाँ के आम जनता का ना
ये वाईफाई यूज करके, जो लोग पासवर्ड नहीं लगाते थे, पहले उतनी जानकारी नहीं होती थी लोगों को, पहले इतना पता नहीं होता था। और यही इंटरनेट का यूज करके इन्होंने ये काम कर दिया था। अहमदाबाद में तो गजब हाल था, साइकिल में टिफन के अंदर बम रख के और साइकिल खड़े कर दिए गए थे, वो मजदूरों का जो साइकिल का जो पूरा पूरा पार्किंग होता है उसके अंदर कुकर टिफन इन सब में बम प्लांट कर दिया। इंडिया की हिस्ट्री में किसी मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत में अगर किसी घटना के लिए सबसे ज्यादा लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी ना, तो वो यही सीरियल बम कांड था ये वाला, जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा हुई, पूरे 38 लोग। जो कि आप देख लो कि राजीव गांधी तक के केस में मात्र 29 लोग ही ऐसे इन्वॉल्व हुए थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी, जबकि इस बम वाले केस में 38 लोग थे। वो भी इंटरनेट की प्रॉब्लम है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थोड़ा ग्रेट निकोबार प्लान के बारे में जानते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो गवर्नमेंट का ग्रेट निकोबार को डेवलप करने का, निकोबार जानते हो आप लोग, अभी दिखा भी देता हूँ मैं, तो ग्रेट निकोबार को डेवलप करने का जो सरकार का जो ये प्लान है वो टोटल कितने करोड़ रुपए का है? 75,000। यहाँ पे हम कोर्ट वगैरह ये सारी चीजें मतलब कि डेवलप करें, ठीक है। आपसे ये चीज पूछा जा सकता है, ये गवर्नमेंट का कितने हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है? 75,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब ये आप मैप पे अगर इसको देखते हो, ये हमारे यहाँ पे आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पे आपका दिख रही है आपको, ये आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक्चुअली जो इसका साउथ पार्ट है ना, उसको आप क्या कहते हो? निकोबार कहते हो। और जो नॉर्थ पार्ट है वो क्या कहलाता है? अंडमान कहलाता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर देखें हम, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो अंडमान को निकोबार से बांटने का काम कौन सा चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना, तो लिख लेना। 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से बांटता है, डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। और इसमें आप आइलैंड के, अगर ये बे ऑफ बंगाल में पड़ रहा है आपका, है ना, और इसमें आप अगर टोटल आइलैंड की बात करोगे तो कुल कितने आइलैंड आते हैं इसके अंतर्गत? 836 आते हैं। तो इट इंक्लूड्स 836 आइलैंड्स, 836 द्वीप आते हैं इसके अंदर, है, दोनों मिला के, टोटल मिला के, ठीक है। और ये आप नीचे देख सकते हो, यही आपका जो है सो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, बड़ा सा, और यहीं पे ये प्लान पूरा किया जा रहा है डेवलप करने का। तो अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखोगे, एक मिनट, देखो इसे, अगर आप ये इस मैप के अंदर देखोगे, तो हम इस पार्ट को डेवलप कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है ना। कुछ स्ट्रैटेजिक रीजन भी है और कुछ इकोनॉमिक रीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे इकोनॉमिक रीजन क्या है? ताकि हम ये सिंगापुर वगैरह हो गया, इन सब देशों से मतलब एक ट्रेड के लिए एक अच्छा खासा रीजन क्रिएट कर सके, ठीक है ना, कि पोर्ट वगैरह अगर यहाँ पे बनेगा तो, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि आप ये म्यांमार और अंडमान के बीच में देखोगे, एक छोटा सा आइलैंड है, कोको आइलैंड, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोगों के, कि कोको आइलैंड किस किस के बीच में है, या कोको चैनल भी कहते हैं,
कोको आइलैंड या कोको चैनल। तो आप देखोगे कि इस कोको आइलैंड के ऊपर ना चीन वगैरह ने भी अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं, अपना कंट्रोल किए हुए हैं मिलिट्री को लेकर, है ना, सेना को लेकर। तो इस तरह से स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार का डेवलपमेंट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है, वैसे तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है इस प्रोजेक्ट को, बट क्लियरेंस एक अलग चीज है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इकोलॉजी मतलब कि इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है ना। तो मेन जो कंसर्न है इस प्रोजेक्ट में वो क्या है? इन्वायरमेंट का नुकसान होना। मतलब यहाँ के कुछ ट्राइबल्स के नाम लिख लो, शॉप, म्यांमार और अंडमान के बीच। कोको चैनल, म्यांमार और अंडमान के बीच। ठीक है। और एक ग्रेट निकोबार की एक मतलब कि ट्राइब्स भी है, इसका नाम लिख लेना, शोम्पेन कहते हैं इसे। ये ग्रेट निकोबार की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, शोम्पेन। देख लिया? चलो भाई आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अब आपका इंडियन आर्मी से रिलेटेड। देखो, अभी इंडियन आर्मी के द्वारा हाल ही में स्किन बैंक की शुरुआत की गई है। स्किन बैंक, तो लिखना कि रिसेंटली इंडियन आर्मी लॉन्च्ड स्किन बैंक फैसिलिटी। रिसेंटली इंडियन आर्मी लॉन्च्ड स्किन बैंक फैसिलिटी। क्वेश्चन यही है आपका कि हाल ही में भारत में जो त्वचा बैंक है, स्किन बैंक है, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा। अब ये स्किन बैंक क्या है? इसमें जनरली आपको जल जाए, कट जाए और ऐसे में फिर स्किन वगैरह की जरूरत पड़े तो स्किन क्या किया जा सकता है? ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें जहां तक स्किन की बात है तो सिर्फ हम कुछ सेवरल डिजीजेस देखते हैं, लाइक जैसे स्किन कैंसर ना हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज ना तो इसमें कोई डोनेट करते समय जो इतना मैचिंग करते हैं ऑर्गन का, जेनेटिक्स का, या सेक्स मेल फीमेल, इवन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का भी स्किन आप किसी को भी डोनेट इसमें कर सकते हो, बस एक कुछ बीमारियों को देख लिया जाता है कि वो ना हो, मतलब, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन एक चीज है कि खाली एज का प्रावधान है कि जो स्किन बैंक में जो डोनर होगा उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। इस बैंक में जो डोनर होगा स्किन का, लेकिन ये स्किन की एक पॉइंट और कि डेथ के ना बाद ओनली 6 घंटे के अंदर ही ऐसा स्किन कोई डोनेट कर सकता, उसके बाद नहीं। फिर वो डोनेट करने लायक नहीं रह जाता। जो स्किन डोनेशन की बात हो रही है, तो ये डेथ के बाद कितने घंटे तक काम करता है? 6 आवर्स, 1 घंटे तक बस। अगर मृत्यु हुए किसी व्यक्ति का 6 घंटे से ऊपर हो जाता है, 6 आवर्स से ऊपर हो जाता है, तब फिर इसमें स्किन डोनेट नहीं हो सकती, ठीक है। और ये स्किन की जहां तक बात है तो आप इस स्किन को प्रिजर्व भी रख सकते हो लगभग 5 सालों तक। फिर आप इसको कोल्ड में 5 साल तक प्रिजर्व रख सकते हो इस स्किन को।
है। हाँ हाँ, ये मिनिमम। ऐसा है कि मैंने आपको क्या बोला कि स्किन में जनरली ये भी देखा जाता है कि कोई डिजीज वगैरह कुछ ना हो, तो जो बहुत एज्ड स्किन होता है वो वैसे भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर वो वाली बात नहीं है। कुछ सर्कमस्टांसेस को भी तो देखा ही जाता है। तो आपका अगला पॉइंट नेटो से है अब। देखो ये डच डच पीएम है, मार्क रूटे। इनको ही नाटो का अगला हेड नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो लिख लो। लिखो डच पीएम मार्क रूटे। डच पीएम मार्क रूटे नेम्ड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ नेटो। नेटो क्या है आपका? NATO। ये आपका होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यही वो नाटो है जो यूक्रेन की भी इच्छा थी ज्वाइन करने की, सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? लिख लिया ये? तो ये आपसे सीधा सीधा कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है, ये नाम याद रख लेना, ठीक है? बस ये नाम ध्यान रखो, या फिर कंट्री का नाम। डच का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? है? डच कहाँ के लोगों को कहते हैं? हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। डच यहाँ के लोगों को कहा जाता है। देखो ये नेटो क्या है, अब जरा समझते हैं इसको। ये नेटो यूएस से, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। और नेटो को बना के कब बनाया गया था? इसको 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। करंट में इसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। करंट में नाटो के अंदर कितने मेंबर्स हैं टोटल? 32। तो इसको क्यों बनाया गया था? यूएसएसआर आपने सुना है, ठीक है, सोवियत रूस। तो उसको काउंटर करने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है ना? तो नाटो के सदस्यों का यही मानना था कि अगर हम में से किसी के भी ऊपर अटैक होता है, तो इस अटैक को सभी के लिए बराबर माना जाएगा, मतलब फिर सब हम मिल के उस चीज का काउंटर करें, मिल के उस चीज का विरोध करें। तो यही चीज है आपका नाटो। पहले सुना होगा इसके बारे में। हम्म। है, काफी फेमस है। देखो अब एक पॉइंट है जो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसी घटनाएं उठती रहती है, बट थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है। अभी नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है, करता रहता है, मतलब खतरनाक चीज। नासा के द्वारा अभी क्या कहा गया है कि 2038 में कितने साल बाकी है? कितने साल बाकी है? चलो ठीक है। तो नासा का कहना है कि 14 साल के अंदर
ऐसा होगा कि पृथ्वी की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड्स आ रहा है, मतलब ठीक है, जो भी है, और फिर वो पृथ्वी पे आएगा, आने की उसकी संभावना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, देखो ये मेटियोराइट्स, देखो तीन चीजें होती हैं, मेटियोराइट्स, मेटियोराइट्स एंड मेटियोर, ये तीनों चीजें, इन तीनों चीज में थोड़ा अंतर है। ये है एक ही चीज का नाम, लेकिन कंडीशन के ऊपर नाम पड़े हुए, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि आप हमारे सोलर सिस्टम में देखोगे, हमारे सोलर सिस्टम में देखोगे कि ये अर्थ है, ये मून है, इसके यहाँ पे आप क्या पाओगे, अरे आपके इधर और क्या प्लानिट है, विनस, और फिर मरकरी, ये चार आपके इनर प्लानिट कहलाते हैं, ठीक है। इनको आप क्या कहते हो, इनर प्लानिट कहते हो, आंतरिक ग्रह कहते हो, सूर्य के निकट है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये टेरिटोरियल प्लानिट है सारे के सारे। और इसके बाद के जो भी प्लानिट है कौन कौन से हो गए अब आपके, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे आपके आउटर प्लानिट कहलाते हैं। ये गैसियस प्लानिट है, इनकी डेंसिटी कम है, और ये सूर्य से क्या है, दूर हैं, ये आउटर प्लानिट है। तो इनके बीच में बड़े बड़े रॉक्स, चट्टान पाए जाते हैं इनके बीच में, जिनको आप क्या कहते हो, एस्टेरॉइड्स, जिनको आप क्या कहते हो, एस्टेरॉइड्स, और हिंदी में इसे क्या कहते हो, शूद्र ग्रह। ऐसा ही एक एस्टेरॉइड है सेरेस, जो कि सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जाता है, सेरेस को सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये मून जो है ना, ये अपनी ग्रेविटी से इन एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचती है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या करती है कि अपने ग्रेविटी से, अपने गुरुत्वाकर्षण से ये क्या करती है कि इन एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर खींचती है। तो ये भाई चंद्रमा जब इसको खींच रही है, तो ये चंद्रमा ऐसे भी तो जा रही है ना, मूव कर, चक्कर भी तो लगा रही है वो सूर्य के, तो ये खींच के खुद तो निकल जाती है, ठीक है, फिर अर्थ के पल्ले आ जाता है वो, तो उसके फिर अर्थ पे गिरने के चांसेस होते हैं। मतलब ये तो चली गई, अब उसके बाद फिर अर्थ की ग्रेविटी उसे खींचने की, ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन फिर उसे अब खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं कि अर्थ पे आते हैं, इनका अर्थ पे गिरने का चांसेस था। अब देखो मेटियोराइट्स का गिरना कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरे डायनासोर की प्रजाति धरती के ऊपर इन्हीं की वजह से समाप्त हो गई, इन्हीं की वजह से माना जाता है ना कि इन्हीं के गिरने से डायनासोर समाप्त हो गए। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, इसका गिरना। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम साइंस एंड टेक में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम इनसे टैकल कर सके, क्योंकि हम अपने पड़ोसी देश को तो टैकल कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अपने आसपास के देशों को टैकल करने में सक्षम है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इससे भी टैकल हो पाएंगे हम, ये भी तो हमारे लिए एक थ्रेट है क्या हो रही है। हाँ भाई, है ऐसा कोई सिस्टम, देखो ये नासा का एक सिस्टम है जिसे कहते हो आप डार्ट सिस्टम। तो आप समझते हैं कि ये नासा का डार्ट सिस्टम क्या है, ठीक है, डार्ट सिस्टम कहते हैं इसको। अब ये डार्ट सिस्टम क्या है, इसका आप फुल फॉर्म लिख लेना, ये होता है आपका शॉर्ट फॉर डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। रीडायरेक्शन टेस्ट, तो ये डार्ट सिस्टम से आप रोक सकते हो इन एस्टेरॉइड्स को। अब ये क्या होता है कि आप क्या करोगे कि ना स्पेस में एक अपना सैटेलाइट भेजोगे, अपना खुद का बनाया हुआ, वो सैटेलाइट क्या करेगा कि इनसे जाकर टकराएगा, और जब वो इससे टकराएगा तो वो उसके डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा,
ठीक है ना। तो ये एक बचने का तरीका है नासा का, जिसको इसने क्या नाम दिया है, डार्ट सिस्टम का नाम दिया है, जो आपको बचा सकता है ऐसी चीजों से। ठीक है। पीआरटी वाले निकलोगे ना, जल्दी निकलो, 2 मिनट का ब्रेक है, निकलने दो इन्हें। ऑनलाइन है जो, 1 मिनट रुक जाना। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग अगला पॉइंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसको आईएस से कहते हो आप। ये हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल का एक संस्था है, लेकिन हेडक्वार्टर हमारे कंट्री में है इसका। देखो, एक तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका मेन पर्पस क्या है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। ठीक है ना। तो जब COP 21 की मीटिंग हुई, ठीक है ना, 2015 में, तो इसको कब स्थापित किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को? 2015 में। देखो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। इसकी स्थापना 2015 में की गई। शुरुआती देशों में बात करोगे तो जैसे फ्रांस और इंडिया है ना, इन सब के रोल से हुआ। जो ये मैंने क्या बोला, किस चीज का मीटिंग था? COP 29 फ्रांस के पेरिस में ही हुआ था। इसको आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये मीटिंग किससे रिलेटेड होता है आपका? इन्वायरमेंट से।
है ना, क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, तो इसी के दौरान ये हुआ कि हम सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें। तो इसके लिए एक अलायंस बनाया गया, और इसी अलायंस का क्या नाम है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है ना। जो कि कब गठित किया गया, 2015 में। तो अभी हाल ही में ये डिस्कशन में क्यों रहा, क्योंकि जो पैरागुए है वो इसका 100वां सदस्य बना है, 100th मेंबर। तो लिख लो कि पैरागुए इज द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पैरागुए इसका 100वां सदस्य देश है। पैरागुए इसका 100वां सदस्य देश है। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर बताओ, मुख्यालय। अरे इंडिया इतना सा है क्या, इंडिया में कहाँ, गुड़गांव, गुरुग्राम कहते हैं खैरी से अब, जिसका वो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, गुरुग्राम है। हाँ भाई, लिख लिया ये चीज आपने। चलो अब एक अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी हाल ही में हमारे देश में एक ट्रेजिडी घटी, एक घटना, जिसका नाम है हूच ट्रेजिडी। अब जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। हूच ट्रेजिडी, त्रासदी कहते हैं हिंदी में, है ना, ट्रेजिडी को त्रासदी। तो कहाँ, किस राज्य से संबंधित घटना है ये, कौन कह रहा है, आंध्र प्रदेश। देखो ये जो हूच ट्रेजिडी है, ये तमिलनाडु के कलाकुरेची नाम की एक जगह है, वहां से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि ये ट्रेजेडी है क्या। हूच मतलब होता है जो लोग भट्टियों पे शराब बनाते हैं, शराब जानते हो ना, भट्टियों पे जो, उसको क्या कहा जाता है, हूच कहा जाता है। तो अभी तमिलनाडु के कल्ला कुरेची डिस्ट्रिक्ट में यूं हुआ कि इस हूच को पीने से काफी लोगों की मौत हो गई, लगभग 60 से ऊपर लोग मारे गए। ठीक है, और लगभग 130-35 के आसपास लोग एडमिट हो गए। तो इतने लोगों का मर जाना, इतना एडमिट होना, ये कोई छोटी मोटी ट्रेजेडी नहीं है मतलब। ठीक है ना। सो आपसे क्वेश्चन एक तो ये, या तो स्टेट पूछ लेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेंगे, या फिर ये जगह अभी हाल ही में किस ट्रेजेडी के लिए न्यूज में रहा, तो हुच ट्रेजेडी के लिए। ठीक है। हुच का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है। देखो एक्चुअली बात अल्कोहल की है, तो जो आपका ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये होता है इथाइल। ह्यूमन इथाइल अल्कोहल के अलावा और कोई कंज्यूम नहीं करता, जिसको आप इथेनॉल कहते हो। इथेनॉल, जो शराब पीते हैं वो यही होता है। ठीक है। अब ये जहरीली शराब क्या है कि ना, कई बार क्या होता है, ये गलती से ना मीथेनॉल बन जाता है। मीथेनॉल, जो कि आपका क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। ये पॉइजनस होता है ह्यूमन के लिए, ये मानव के लिए जहरीली होती है। तो ये जब बन जाता है, तो इसी के कंजम्पशन से क्या हो सकता है कि डेथ हो सकती है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल के कंजम्पशन से, ये पॉइजनस होता है।
इसी प्रोसेस के दौरान बन। अरे केमिकल रिएक्शन ही तो है। रिएक्शन कुछ और बन गया और नहीं चेक किया, वो कौन सा बैठ के उतना चेक करने बैठे हुए हैं वो कि क्या बन गया क्या नहीं बन गया। ठीक है। तो इस वजह से, हाँ तो अरे वो हो जाता है यार कई बार, गलती है और क्या है, मतलब वैसे तो काम तो इलीगल ही है ना देखा जाए तो। लिख लिया भाई। चलें आगे अब। चलो अब अगला पॉइंट जानते हैं। अब चाइना के एक मिशन की बात करते हैं जिसका नाम है चेंगे 6 प्रोब। हाँ। चेंगे 6 प्रोब। देखो ये अभी हाल ही में चर्चे में रहा। सबसे पहले तो ये एक क्या है, चेंगे 6 प्रोब क्या है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है। क्या है ये, एक स्पेस क्राफ्ट। अभी ये रिसेंटली चर्चे में रहा। और कंट्री की बात करोगे तो किसका है ये, चाइना। चाइना का स्पेस क्राफ्ट है। तो इसने अभी ये पहला स्पेस क्राफ्ट बना है, पहला, जो कि मून के ना दूसरी साइड से धरती पे मलबा यानी कि मिट्टी लेके आया है वहां का। ठीक है ना, वहां का रिमेन्स लेके आया। अब दूसरी साइड कौन सी, जो हम अर्थ से कभी देख नहीं पाते। आप अर्थ से मून का मैक्सिमम 59% पार्ट ही देख पाते, इससे ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम विजिबल पार्ट है अर्थ से मून का। कितना, 59%। ठीक है ना। तो बाकी जो है सो पार्ट, उसको आप फार पार्ट कहते हो, सुदूर भाग कहते हो, और वहीं से मलबा लाने का ये काम है। ठीक है ना, तो लिख लेना इस पॉइंट को। फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू ब्रिंग सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। टू ब्रिंग सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। ठीक है। और देखो, अभी इसरो का भी ये प्लान है कि जो अभी हमारा जो चंद्रयान 4 मिशन रहेगा, जो हमारा अभी चंद्रयान 4 मिशन रहेगा, उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। मतलब हमारा भी ये टारगेट है अब चंद्रयान 4 के दौरान कि हम भी अब उस साइड से रिमेन्स वगैरह लाने का प्रयास करेंगे, मतलब अपने स्पेस क्राफ्ट के थ्रू। तो इसरो ने इसे चंद्रयान 4 मिशन के अंतर्गत प्लान भी किया है।
ये लिख लिया। चलो अब भारत के एफडीआई रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं अब। देखो ये अंकटाड का एक रिपोर्ट है। अंकटाड क्या है आपका? देखो कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ अंकटाड, एफडीआई टू इंडिया drops by 43% in 2023. FDI in India drops by 43% in 2023. देखो ये अंकटाड एक ग्रुप है जो यूएन के अंतर्गत आता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो आप अंकटाड देख रहे हो ये 1964 में गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अब थोड़ा ये एफडीआई समझते हैं क्या है, ठीक है। बताओ एफडीआई क्या होता है? हाँ तो होता क्या है? देखो नहीं, गलत, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गलत हो तुम लोग। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। इन दोनों में डिफरेंस होता है, समझ आई बात? एफडीआई और एफआईआई में क्या है, अंतर है। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। ये होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और ये होता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, है ना। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या होता है। जो आप कह रहे हो कि शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाते हैं, मतलब जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट, मतलब किसी कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट वगैरह, वो ये होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो एफ है। हाँ तो वही चीज है ये एफआईआई। जबकि एफडीआई क्या होता है, इसमें आप प्रोडक्शन करते हो यहाँ पे, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपना फर्म लगाओगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, आप यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे, लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट भी दोगे। ये चीजें किसके अंदर आ जाती है फिर? एफडीआई के अंतर्गत। तो अभी जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने 2015 में मेक इन इंडिया, या फिर इससे यही पता चलता है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर, कि फॉरेन जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जीडीपी डाउन हो रही है, जीडीपी तो हमारी वृद्धि कर ही रही है, जीडीपी तो बढ़ ही रही है, ठीक है ना। देखो ये प्रॉब्लम की बात तब बन जाती है जब एफडीआई डिक्रीज हुआ है और साथ में उसका असर किसके ऊपर पड़ा है? जीडीपी के ऊपर पड़ा है। तब ये प्रॉब्लम की बात होती है ना। कि तब तो ये है कि हमारा जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर, कि हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से एफडीआई आ नहीं रहा है और जिसकी वजह से हमारी जीडीपी क्या हो गई, गिर गई, डाउन हो गई। लेकिन आप देख ही रहे हो कि अभी रिसेंटली हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े जीडीपी बने हैं। तो जीडीपी तो बढ़ा ही है, कोई डाउन तो हुआ नहीं है। और साथ में एफडीआई क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यानी कि जो हमारे इंटरनल बिजनेस है वो क्या हुए हैं, जो इंटरनल है वो बूम हुए हैं, जो हमारे खुद के हैं, जिसकी वजह से हमें अब एफडीआई में कमी देखने को मिली है, मतलब, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट आपका आता है, मिराज 2000 से रिलेटेड है, अब इसके बारे में जानते हैं।
मिराज 2000। देखो अभी रिसेंटली कतर ने भारत को ऑफर दिया है कि आप हमसे 12 मिराज 2000 परचेज कर लो। ये क्या है? ये एक फाइटर जेट है ना। मिराज 2000 क्या है? एक फाइटर जेट है। तो किस कंपनी ने मतलब किस कंट्री ने ऑफर दिया है? हैं? कतर ने। तो ये मिराज 2000 किस देश का फाइटर जेट है? जी नहीं, फ्रांस का। ये फ्रांस की एक कंपनी है, डसॉल्ट। डसॉल्ट कंपनी का है ये, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इंडिया ये सेकंड हैंड परचेज कर रहा है, ठीक है। और ये परचेज जो है टोटल मतलब ऐसा है कि 6,000 से 7,000 करोड़ का रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये हम सेकंड हैंड परचेज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों, ठीक है। देखो अभी हमारे पास ना MiG-21 है हमारे स्क्वाड्रॉन्स में। तो MiG-21 काफी पुराने हो गए हैं। इनमें जो है सो अब रिसेंटली ये देखा गया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही है, एक्सीडेंट वगैरह भी काफी देखने को मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने वैसे भी अब टारगेट बनाए कि हम MiG-21 के सारे स्क्वाड्रॉन को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे इंडिया में। अब ये नहीं रहेगा, इसको खत्म कर देंगे। और इसकी जगह जो है हम किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तेजस, सुना होगा आप लोगों ने। तेजस को हम इसकी जगह इंट्रोड्यूस करेंगे। अब तेजस के निर्माण के लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो किसे दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, HAL को, ठीक है ना। तो अभी HAL को इन चीजों को डेवलप करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम नया इसलिए नहीं खरीदना चाह रहे क्योंकि हम अपना ही बाद में डेवलप कर लेंगे, उसी को ऐड कर लेंगे। तब तक जरूरतों को पूरा करने के लिए टेम्परेरीली हम ये परचेज कर रहे हैं, मतलब कतर से जो है सो, ठीक है। टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। लिख लिया? चलो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटेड फ्रैंक डकवर्थ से। फ्रैंक डकवर्थ की बात करते हैं। तो आपने क्रिकेट के अंदर में डकवर्थ लुइस नियम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसी डकवर्थ लुइस एक बहुत ही अजीब सा मेथड है जिसके कई क्रिटिक्स भी हैं जो कि मतलब आज तक समझ के बाहर हैं बहुतों के, ठीक है ना, कि ये किस हिसाब से कैसे है। तो ये जो आप डकवर्थ देख रहे हो, फ्रैंक डकवर्थ, ये अभी रिसेंटली मर गया, ये इसकी मृत्यु हो गई मतलब, ठीक है ना। तो लिख लेना कि वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ डकवर्थ लुइस रूल, वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ डकवर्थ लुइस मेथड, फ्रैंक डकवर्थ पास्ट अवे। फ्रैंक डकवर्थ पास्ट अवे। हाँ, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो पहली बार अगर ये हम नियम की बात करें, डकवर्थ लुइस सिस्टम, तो पहली बार इसका यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में कब किया गया था? 1997। इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट टाइम इस मेथड का यूज 1997 में किया गया। कौन सा मेथड? और कितने को नहीं पता ये क्या चीज है? ये लड़कों को भी नहीं पता? अबे तुम लोग क्या कर रहे हो मतलब। क्रिकेट में यूज होता है ये डकवर्थ लुइस मेथड, अगर बारिश वगैरह हो जाए।
कभी नहीं सुना? तुम लोग कौन से ग्रह से आते हो? नहीं नहीं, मेरे को डाउट। ये क्रिकेट में यूज होता है अगर कोई मैच वगैरह खराब हो जाए ना बारिश वगैरह की वजह से, तो ओवर ओवर कम करके देखते होगे, अरे कई बार अखबार में आता रहता है। वो अलग चीज है यार। ये डकवर्थ लुईस सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग पर्सन, तो इन्होंने ही ये तैयार किया है कि स्टैट, ठीक है ना, कि इतने ओवर का मैच हो चुका है, तो इस हिसाब से ऐसे देख लो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के समझ के बाहर है ये। समझ आई बात? तो जब तुमने नाम ही नहीं सुना तो सिस्टम तो रहने ही दो, समझने की कोशिश मत करो। बस ये जान लो कि क्रिकेट में यूज होता है जब कोई भी क्रिकेट मैच रेन की वजह से अफेक्टेड हो जाए, है ना, बारिश की वजह से, जब किसी क्रिकेट मैच पे प्रभाव पड़े। तो आज तो मैच है। वही बताता हूँ, रुक जा। चलो अब अगला पॉइंट। ये हो गया, आप लोग लिख लिया। ये छोटा था। मैक्सिमम आपसे क्या है कि ये किससे रिलेटेड है, या तो ये पूछ देगा, ठीक है, कि इसका यूज जो है किस में किया जाता है क्रिकेट में, तो ये तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये शायद ही आप दो चार लोग थे इस धरती पे जिनको नहीं पता था। मुझे नहीं लगता है कि किसी को ना पता हो ये बात, कि ये क्या होता है। तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं किस क्रिकेट से। हाँ, नाम वाम पूछ देगा, ठीक है ना, कि रिसेंटली किसने ये दिया था, कि जिसकी डेथ हो गई, मतलब जो भी। या फिर ये पूछ सकता है अगर जोड़ेगा तो, कि पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तुम तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन टकराएगा तुम्हें अजीब सा लगेगा, ये क्या पूछ रहा है, कि पहली बार डकवर्थ लुईस नियम का उपयोग क्रिकेट में कब हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो चीजें जोड़ रहा है ना वो, करंट से, जो करंट में जो इशू है उससे कनेक्ट कर रहा है चीज़। ठीक है। चलो अगला पॉइंट है अब अपना, आईसीवीएस से रिलेटेड। अब जानते हैं ये क्या है। ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का नाम है। इसके बारे में सुना है आपने? पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो। ये बताओ इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है सेना में? पैदल वाली थल सेना। तो उनके पास कुछ स्पेशल टाइप्स के व्हीकल्स वगैरह होते हैं आवागमन के लिए, आने जाने के लिए, जिसमें थोड़ा बहुत गोला बारूद भी दागने का, जिसको टैंक वैंक कह लेते हो आप आम भाषा में, ठीक है ना। तो ये वही चीज है। तो अभी इंडिया ने यूएस के साथ एक डील किया है जिसके अंतर्गत स्ट्राइकर आईसीवीज बनाए जाएंगे। नाम क्या है? स्ट्राइकर। तो लिखो कि इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस आर इन टॉक फॉर द ज्वाइंट मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्राइकर आईसीवीज, फॉर द ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्राइकर आईसीवीज, ठीक है ना। तो ये नाम है, ये तो लिख लो, भारत और यूएसए के द्वारा सम्मिलित रूप से, भारत और यूएसए के द्वारा सम्मिलित रूप से स्ट्राइकर आईसीवीज बनाए जाएंगे, ठीक है। देखो इसकी, ये आपके ना ट्रेडिशनल टैंक से थोड़ा अलग कैसे होता है कि ये 8 पहियों वाला होता है प्रॉपर, चार चार दोनों साइड, और इसकी स्पीड ठीक ठाक होती है। मतलब इसका जो स्पीड, आप पुराने टैंकर्स वगैरह देखते हैं ना, वो कितना
धीरे चलते थे मतलब, है ना। जिसमें आप देखते हो कि दो ही पहिए होते हैं, फिर वो एक चेन से बड़ा सा जुड़ा होता है ना, देखा होगा। ए- तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉपर पहिए हैं, मतलब चार उस साइड चार इस साइड, 8 पहिए और तेजी से चलते हैं। मतलब कि इसकी जो स्पीड है ना, आप इसकी स्पीड की बात करोगे तो ये अप टू 100 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड है, तो कम तो नहीं है ना ये। 100 किलोमीटर प्रति आवर तक की स्पीड है इस व्हीकल की जो है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के अंतर्गत आता है। देखो, आईसीवीज एक कैटेगरी है, समझ आई बात। और उसमें नाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, स्ट्राइकर, तो ये डेवलप करेगा। वैसे अगर आप इसकी बात करोगे इस स्ट्राइकर की, तो ये पहले यूएस कनाडा के साथ मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता था, ये दोनों का जॉइंट वेंचर था। लेकिन अब यूएस इसका उत्पादन किसके साथ मिलकर करना चाह रहा है, इंडिया के साथ मिलकर करना चाह रहा है, भारत के साथ मिलकर इसको अब डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अब इसकी एक और खास बात है, जैसे कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि कुछ एंटी माइन, मतलब एंटी टैंक्स माइन वगैरह होते हैं जो जमीन के अंदर लोग बाग लगा देते हैं, और उस पर टैंक चढ़ता है तो वो क्या होता है, फूट जाता है। तो ये जो आप स्ट्राइकर आईसीवीज देख रहे हो, ये इन चीजों से भी इसमें सुरक्षा है कि इन चीजों का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता, मतलब ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर इसके नीचे आ जाती हैं तो, ठीक है ना, क्या कहते हो आप ऐसी सारी चीजों को, आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ठीक है ना, ये आप कहते हो इसे, आईईडी। ये वही जो जमीन वगैरह के नीचे लगा देते हैं ना, तो इन सब से भी सुरक्षा है, इनका भी कोई असर नहीं होता इससे। ठीक है, चलो अब एक टर्म है, क्रिटिकल मिनरल। ये जानते हैं क्या होता है, क्या आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वगैरह का एग्जाम आप देते हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको समझ होना चाहिए, ठीक है। और क्रिटिकल मिनरल क्या होता है ये भी आपको यूं भी पता होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको क्या होता होगा ये। कल मैंने आप लोगों से ऐसे ही एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था कि ऐसे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल नाम पर चले गए थे और आप बहुत ही ज्यादा गलत थे इसके मामले में, ठीक है ना। आप लोग गलत थे और इसके नाम पे चले गए थे। तो ये वो होता है जो बिल्कुल स्क्रैच से जिसकी शुरुआत होती है, मतलब है ना, एकदम जीरो से जो प्रोजेक्ट शुरू होता है उसको आप क्या कहते हो, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हो। तो ऐसे ही एक वर्ड और है आपके सामने, आज अभी हाल ही में ये डिस्कशन में भी था, न्यूज में भी था ये वर्ड, क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, हैं। देखो, हर कंट्री ना अपना मिनरल का ना एक डेटा रिलीज करती है कि हमारे देश में किस किस मिनरल की सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब कौन से मिनरल हमारे लिए प्राइमरी है और किसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे मिनरल को आप क्या कहते हो, क्रिटिकल मिनरल्स कहते हो। तो अभी मतलब कि इंडिया इंडियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया कि रिसेंट में हमने अपने कंट्री के लिए कितने क्रिटिकल मिनरल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। 30 हैं टोटल ये क्रिटिकल मिनरल्स हमारी कंट्रीज के लिए। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा कितने मिनरल रखे गए हैं क्रिटिकल मिनरल के अंतर्गत? 30। अगर वैसे आप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये 30 नंबर जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अपने टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये टर्म क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि क्रिटिकल मिनरल्स एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं तक, अब बाकी अब आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। आज का हो गया मतलब, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले जो भी हैं, क्लास मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ।